हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए जूनियर यूपी टेट और सी टेट की साइंस की तैयारी करा रही थी। तो आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास 11 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई है। फर्स्ट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जीवन की मूलभूत इकाई है तो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स कोशिका के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका किसे कहते हैं या कोशिका क्या है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी एक लाइन में कि कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1665 में की गई थी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो मृत कोशिकाओं की खोज फ्रेंड्स 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेकहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। वो तो हमने आपको बता दिया कोशिका के बारे में। अब आता है कोशिका सिद्धांत, या जिसे इंग्लिश में हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमजे स्लाइडियन एवं थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब ये अपवाद है क्यों है, तो ये भी जान लेते हैं। तो जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो सेल्स के स्टेज तक नहीं पहुंच सके हैं। इनमें कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस में फ्रेंड्स कोशिका नहीं पाई जाती है, इसीलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर लागू नहीं होते हैं। वायरस अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी है, मतलब इन्फेक्टियस पैरासाइट है, जो जीवित सेल के भीतर होकर स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है तो कौन सी है? पूछा है फ्रेंड्स मानव शरीर में पाई जाने वाली। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो किस में पूछ रहा है, मानव शरीर में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, या जिसे हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पूछी जाए मानव शरीर में, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम या अंडाणु है। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, यहां पर पूछा है मानव शरीर में, तो मानव शरीर में हो गया सबसे छोटी शुक्राणु। यदि पूछा जाए प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है कौन सी है, तो वो है आपकी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी कोशिका है मानव शरीर में ओवम। और यदि पूछा जाए प्रकृति में कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका, तो प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। तो जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती हैं आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक एवं सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि ये न्यूक्लियोटाइड
अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस किस चीजों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं? तो वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सभी में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता है पूरी तरीके से, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण विकसित होता है। तो बस ये इसमें सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? आप सभी ने जहां तक पढ़ी होंगी, जो बायो के स्टूडेंट रहे होंगे उन्हें ये पता भी होगा कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। तो आपसे यही पूछा है कि उनमें कौन सा ऑर्गेनेल्स है, मतलब कोशिकांग है, जो प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक। ये प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक का कार्य क्या होता है ये भी जान लेते हैं, या हरित लवक क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हरित लवक प्लांट सेल में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। लवक, या जिसे हम इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, प्लास्टिड या लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवर्णी लवक, ये जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है वर्णी लवक, जिसे इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा है फ्रेंड्स आपका हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हरित लवक की बात हुई है, तो हरित लवक में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बन गया फ्रेंड्स आप सभी के लिए, यदि आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो वो हरित लवक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरित लवक में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, उसी की सहायता से प्लांट क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? पादपों में। फ्रेंड्स, यहां पर ये पादप है। पादपों में, मानव में, शैवालों में, जीवाणु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति की बात हुई है तो कोशिका भित्ति जान लेते हैं। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित एक पारगम्य आवरण है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति फ्रेंड्स सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर स्थित होती है। इसका कार्य होता है फ्रेंड्स कि कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति प्लांट, फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया की सेल्स में पाई जाती है, लेकिन जंतु एवं प्रोटोजुआ की सेल्स में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। इसमें शामिल नहीं, शामिल किया जाता है। इसमें शामिल किया जाता है फ्रेंड्स, यहां पर ये है, ये नहीं, यहां पर गलती से हो गया है टाइप। ये कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। इसमें शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये पूछ लेता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जीव द्रव्य, जिसे इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य के अंतर्गत कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्यों कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। जबकि कोशिकांग तो और भी हैं, राइबोसोम है, गोल्गी कॉय है, लाइसोसोम है, लेकिन इनको नहीं कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स कोई ना कोई तो माइटोकॉन्ड्रिया में बात ही होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी का निर्माण होता है। यदि पूछा जाए कि ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं, तो 36 एटीपी बनते हैं, जिसमें से 34 एटीपी मतलब 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने बोला कि एक ग्लूकोज से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 34 एटीपी ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को ऊर्जाघर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो ये भी जान लेते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाती हैं। फ्रेंड्स, यदि जैसे कोई सेल है, सेल में अगर कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है या कहीं लग जाती है, तो इसमें जो उपस्थित लाइसोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो फट जाते हैं। और जो लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम होते हैं उपस्थित, वो क्या करते हैं, उन कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहते हैं? रसधानियों को, राइबोसोम को, गोल्गी कॉय को, सेंट्रोसोम को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं। अब बात राइबोसोम की है, तो राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। राइबोसोम लगभग गोलाकार सघन सूक्ष्म कण होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। राइबोसोम किससे निर्मित होते हैं? तो आरएनए, जिसे हम हिंदी में राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इसीलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनका जो प्रमुख कार्य होता है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं में, या जिन्हें हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि स्तनधारियों की, स्तनधारी कहते हैं फ्रेंड्स मैमल्स को, तो स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। ये इनका मेन फंक्शन होता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं। आरबीसी का वर्क क्या होता है, जिन्हें हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो आरबीसी का कार्य फेफड़ों से मतलब लंग्स से सेल्स तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। ये आरबीसी का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त पूछा है। केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, लेकिन यहाँ ने इसने पूछा है कि केंद्रक के अलावा किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। अब बात डीएनए की है, तो डीएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है
आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। जैसे आपने कोई बच्चा कभी नहीं देखा है, लेकिन आप उसके यदि आपने उसके पेरेंट्स देखे हैं तो आप आइडिया लगा देते हैं, बता देते हैं कि ये शायद उनका बच्चा होगा। कैसे पहचान लेते हैं आप? पेरेंट्स को देखा है, आपको लगता है ये पेरेंट्स पर गए हैं, ऐसे ही तो आप पहचान लेते हैं। तो वो किसके थ्रू जीन ट्रांसफर होते हैं? उसमें डीएनए के कारण। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटिन धागों का। अब क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? तो क्रोमेटिन धागे केंद्रक में एक जाल के जैसे संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियर प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये जो धागे होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिन धागे के इस परिवर्तित रूप को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होते हैं और डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि डीएनए के क्रियात्मक भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? मैंने बताया था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मैंने आपको बताई थी किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन यहाँ पूछा है कोशिका झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए तथा बी, मतलब प्रोटीन और लिपिड दोनों से कोशिका झिल्ली बनी होती है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने साइंस के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके साइंस के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपके लिए जूनियर यूपी टेट और सीटेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, लैम्बल, टमिन, ल्यूवियनहॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवियनहॉक ने जीवाणु की खोज की। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता भी कहा जाता है। जीवाणु के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है। ऐसे पूछ लेता है फ्रेंड्स कि जीवाणु कैसा है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है? तो आपको पता होना चाहिए जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो मृदा, जल, रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जीव के कारण तपेदिक नामक रोग होता है। तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का आपने नाम सुना होगा, टीबी, क्षय रोग, तपेदिक, ये एक ही रोग के नाम है। तो तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। सामान्यतः यदि देखा जाए तो टीबी से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इससे फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और टीबी के उपचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं? मतलब कवक से, विषाणु से, जीवाणुओं से, आवृतबीजियों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवकों से एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स ये क्या होता है? एंटीबायोटिक्स एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है।
अर्थात उनकी वृद्धि को रोकता है। और अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स कवक से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाबीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनाबीना। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है। अब एनाबीना है तो एनाबीना के बारे में जान लेते हैं। एनाबीना साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे इंग्लिश में नाइट्रोजन फिक्सिएशन कहते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सिएशन के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। अब दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शुगर का भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है, और यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है, और दूध किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की, स्मिथ, स्टैनले, बेंजेरिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। कब की थी इन्होंने? तो वर्ष 1892 में तंबाकू में मोजेक रोग के कारण खोज करते समय इवानोवस्की ने पहले विषाणु की खोज की। और विषाणु अत्यंत सूक्ष्म, परजीवी एवं अकोशिकीय जीव है। और विषाणु को फ्रेंड्स सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। कि कौन सा रोग यहाँ पर जीवाणु द्वारा नहीं होता? तो जीवाणु जनित रोगों के विषय में पूछा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो आप बताएं, हैजा विब्रियो कॉलेरी, काली खांसी, बैसिलस पर्ट्यूसिस, मियादी बुखार, साल्मोनेला टाइफी, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम एंथ्रासिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम एंथ्रासिस। ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कुष्ठ रोग अथवा हैंसिन रोग, ये दोनों एक ही रोग हैं, या तो कुष्ठ रोग कहें या हैंसिन रोग कहें। तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ना कि माइकोबैक्टीरियम एंथ्रेसिस के द्वारा। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें त्वचा, श्वसन तंत्र, परिधीय तंत्रिकाएं तथा आंखें आदि अंग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निद्रा रोग, ट्राइगोमोनास वेजाइनलिस। ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। निद्रा रोग तथा अफ्रीकन निद्रा रोग एक ही चीज है। तो निद्रा रोग किसके कारण होता है? तो निद्रा रोग ट्राइपेनोसोमा ब्रुसोई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को काफी तेज बुखार, सर दर्द, खुजली ये आदि समस्याएं होती हैं। साथ ही उसे लंबे समय तक नींद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। फाइलेरिया अथवा फाइलेरियासिस, यह रोग वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। इसका जो वाहक होता है वो क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है। और फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति की लिम्फेटिक डक्ट, लसिका वाहिनियों तथा ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। फाइलेरिया को फ्रेंड्स हाथी पांव या फील पांव आदि के नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। फुट एंड माउथ अर्थात खुरपका मुंहपका रोग भी कहते हैं इसे। तो यह एक संक्रामक एवं विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस डिसीज है। यह उन पशुओं में होता है जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि। इस रोग से प्रभावित पशुओं के पैर तथा मुंह में छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म कीट के द्वारा स्केबीज नामक रोग हो जाता है। स्केबीज अथवा खाज, आपने ये नाम सुना होगा। स्केबीज तथा खाज एक ही रोग है। तो यह एक सूक्ष्म कीट सर्कोप्टेस स्केबी के कारण होता है। यह एक 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोडा संघ का सूक्ष्म कीट है। इसके बीच एक संक्रामक रोग है। इसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स की त्वचा पर, मतलब स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं और तेज खुजली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा का टीका मोरिसिलेमेन। ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू दोनों एक ही चीज है। तो इन्फ्लुएंजा टीके का आविष्कार मोरिस हिलमैन ने नहीं किया था, जबकि किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क ने इन्फ्लुएंजा टीके का आविष्कार किया। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित श्वसन संबंधी संक्रामक रोग है जो नाक, गले एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने साइंस के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके साइंस के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोग जब कमेंट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराए जा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।